नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। खाद्य पदार्थ कारोबारियों के लिए एडवाइजरी जारी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जारी की एडवाइजरी। कारोबारियों को पहचान पत्र पहनना किया अनिवार्य। मीट विक्रेताओं को भी करना होगा हलाला झटका उल्लेखन। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने जारी किए हैं आदेश। खाने में थूकने की घटनाओं को देखते हुए लिया गया ये बड़ा फैसला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कारोबारियों को पहचान पत्र पहनना अब अनिवार्य कर दिया गया है। और ऐसे में जो मीट विक्रेता हैं उनको भी ये बताना होगा कि हलाल और झटका जो चिकन है वो क्या है, उस पर भी उनको बताना होगा। और खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने ये आदेश भी जारी कर दिए हैं। खाने में थूकने की घटनाओं को देखते हुए ये बड़ा फैसला भी लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खाद्य पदार्थ कारोबारियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की एडवाइजरी रहेगी और क्या कुछ एडवाइजरी में कहा भी गया है? जी बिल्कुल विशाल, जिस प्रकार से आपराधिक प्रकरण प्रदेश में बढ़े हैं, खासकर थूक जिहाद के मामले जिस प्रकार से बढ़े हैं, उसको लेकर अब सरकार जो है कहीं ना कहीं सख्त रवैया अपनाने पर आ गई है। क्योंकि मसूरी की घटना हो, देहरादून के तमाम स्थानों पर ऐसी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। उसके बाद संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने तमाम विभागों के साथ समीक्षा बैठक की और आपसी समन्वय, चाहे खाद्य सुरक्षा विभाग को हो, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट हो या पुलिस विभाग हो, तमाम विभागों के साथ समन्वय बनाया और अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि दुकानों की छापेमारी की जाए, दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, सत्यापन की कार्रवाई की जाए, दुकानों के बाहर नाम लिखना अनिवार्य की जाए। ऐसे तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो पूर्ण की जाए। और इसके अलावा भी यदि कोई दुकानदार इन मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की। हिमांशु, ये एडवाइजरी कब से जारी हो जाएगी, कब से इनको पालन भी करना होगा दुकानदारों को, और क्या माना जा रहा है अगर ये इस एडवाइजरी का पालन नहीं करते तो किस तरह की कार्रवाई की भी बात की गई है? जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल जो है अक्टूबर का मौसम है, अक्टूबर का महीना, और ऐसे में क्योंकि तमाम धार्मिक अनुष्ठान जो है धर्म विशेष से जुड़े हुए लोग, धर्म से जुड़े हुए लोग करते हैं। और ऐसे में क्योंकि किसी की धार्मिक भावना आहत ना हो, किसी के अंतर्मन को ठेस ना पहुंचे, उसको लेकर सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और उसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और ये दिशा निर्देश हर दुकानों में, चाहे छापेमारी हो, चाहे नाम लिखने की बात हो, सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात हो, तमाम दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं और उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। और कोई अगर इन आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और पिथौरागढ़ से बड़ी खबर मुंशियारी तहसील पहुंचा। मुख्य चुनाव आयुक्त का हेलीकॉप्टर सुरक्षित। मुंशियारी तहसील मुख्यालय पहुंचा है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग बताए जा रहे हैं सुरक्षित। सभी ने बीती रात रालम गांव में एक घर में बिताई और खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी भी लैंडिंग की गई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इमरजेंसी ये लैंडिंग की गई है मुंशियारी में। सभी ने रात भी एक गांव में बिताई है और खराब मौसम की वजह से ये हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। ऐसे में मुंशियारी में ही रुके हुए थे मुख्य चुनाव आयुक्त, और मुख्य चुनाव आयुक्त का यह हेलीकॉप्टर जो है वो मुंशियारी तहसील में लैंड कराया गया है सुरक्षित। मुंशियारी तहसील मुख्यालय पहुंचा है हेलीकॉप्टर। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से ये इमरजेंसी लैंडिंग भी कराई गई और अभी किस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं? जी सर, बीते कल मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो मिलन जा रहे थे, लेकिन मिलन जाते हुए बीच में मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग जो है मिलन गांव के खेत में करानी पड़ी, जिसमें की तो लैंडिंग जो है हुई। और उसके बाद जो है क्योंकि मौसम खराब था तो उसके बाद पुनः जो है हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया और उसके बाद जो है सभी जो रात नीलम गांव में ही जो है वो गुजारनी पड़ी। लेकिन आज जो है दोबारा से हेलीकॉप्टर को जो है वो वापस लाया गया है और आज सभी को
जो जानकारी निकलकर सामने आ गई, सभी सकुशल है और सभी की सकुशल जो है इमरजेंसी लैंडिंग वो कराई गई थी और किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई है, ना ही कोई किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना वहां पर नहीं हुई है। ये सूझबूझ के साथ जो है पायलट की वो इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और अंत है सभी सकुशल। तो ऐसे में अरुण, कौन कौन इस हेलीकॉप्टर में सवार भी थे, क्या कुछ बताया जा रहा है? जी सर, ये इस हेलीकॉप्टर में मुख्य चुनाव आयुक्त और प्रदेश के उप मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो मौजूद थे और जी उन्हीं के साथ साथ और अन्य टीम भी जो है मौजूद थी और वो नीलम में जो है ट्रैकिंग के लिए नीलम जा रहे थे। नीलम से ट्रैकिंग के लिए जो है उन्हें जाना था, तो ऐसे में लेकिन रास्ते में ही जिस तरीके से मौसम खराब हुआ, मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, लेकिन किसी प्रकार की कोई नुकसान जो है किसी को नहीं हुआ। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। साल 2020 में मसूरी के 19 भवनों को गिरासू भवन घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद एनजीटी के निर्देश पर नगर पालिका ने इन पर कार्रवाई भी शुरू कर दी थी, मगर नगर पालिका की टीम ने बाटा घाट स्थित नगर पालिका की संपत्ति को भी ध्वस्त कर दिया था। वहीं राधा भवन स्टेट और मोतीलाल नेहरू मार्ग को भी नगर पालिका की टीम ने तोड़ दिया था। इसी क्रम में नगर पालिका की ओर से 3 भवनों पर कार्रवाई भी की गई थी। इक्कीस में नगर पालिका द्वारा 19 गिरासू भवन घोषित किए गए थे, जिनको नोटिस दिए गए थे। उसमें से 17 भवन, 2 भवनों को भवन स्वामी द्वारा निर्माण कर लिया गया था। 17 भवन थे जिनको फिर नोटिस दिए गए और उनके खिलाफ आज से कार्रवाई प्रारंभ हुई है। 5 भवन स्वामी द्वारा अपने भवन स्वयं तोड़ने शुरू कर दिए गए थे। आज नगर पालिका द्वारा 3 भवनों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें एक तो नगर पालिका की संपत्ति थी बाटा घाट पे, बाकी एक राधा भवन स्ट्रीट था और एक लंडौर में था, और ये पूरे 17 के 17 नगर पालिका द्वारा गिराए जाएंगे। घाट के जीआईसी खेल मैदान में फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही है। बुधवार को नेपाल के महेंद्र नगर और पिथौरागढ़ के बीच रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबला भी खेला गया है। मैच की शुरुआत दोनों देशों के राष्ट्रगान के साथ की गई। दोनों ही टीमों ने खिलाड़ियों ने शानदार खेल भी खेला है। पहले हाफ में पिथौरागढ़ के खिलाड़ी कमलेश सिंह ने शानदार फील्ड गोल मारकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई, जबकि मैच के दूसरे हाफ में नेपाल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शानदार गोल मारकर मैच को बराबरी में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन पेनल्टी शूटआउट में नेपाल ने पिथौरागढ़ को 5-4 से मात देकर प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। नेपाल से आए महेंद्रनगर से अपनी टीम लेके यहाँ पे लोहाघाट पे। वैसे लोहाघाट में पहली बार आया हूँ और यहाँ का जैसा काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ का एटमोसफियर जो है काफ़ी अच्छा है। यहाँ की टीम भी काफ़ी अच्छे सहयोगी हैं, सपोर्टिव है, और यहाँ के जो दर्शक आ रखे हैं यहाँ पे देखने के लिए, मतलब काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं हमें यहाँ पे। महेंद्रनगर से आए, बहुत बढ़िया मौसम भी काफ़ी बढ़िया है, खेल सही है, अपने प्लेयर पता क्या लग रहा है अच्छा है, अच्छा है, वातावरण अच्छा है। और भी खेलती हैं। 2-3 साल पहले आए थे यहाँ चंपावत में गए थे हमारे नेपाल वाली टीम, और यहाँ 2-3 साल पहले भी आई थी। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं राज्य में थूक जिहाद के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिस पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य के ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से खास बातचीत की है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, आज खास बैठक भी रही है, किस तरह की बैठक रही, क्या कुछ निर्णय भी लिए गए मैडम बैठक में? देखिए, आज महिला नीति को लेकर आज समीक्षा की गई है और महिला नीति जो ड्राफ्ट हुई है उस ड्राफ्ट में कुछ केंद्र में ऐसे बिंदु थे जो कि मुझे लगता है कि मेरे दृष्टिकोण से सम्मिलित नहीं थे। आज उसके निर्देश जो है नियोजन विभाग से लेके अन्य अधिकारियों को दिए गए हैं, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं का, खासकर जो हमारी एससी समाज की महिलाएं हैं या एसटी समाज की महिलाएं हैं, उनके सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो उसमें हमें किस प्रकार का कार्य करना चाहिए वो नीति में पर्टिकुलरली उसमें उल्लेखित होना चाहिए, क्योंकि उनको लेकर जो है मैं समझती हूँ कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व पूरा नहीं होता, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो है
SC और ST समाज का होता है, तो उस प्रतिनिधित्व को भी सुनिश्चित इसमें किया जाए, ये एक आज निर्देश निर्गत किए हैं। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जो सामान्यतः किसी प्रकार से जैसे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाती हैं, जो घुमक्कड़ महिलाएं होती हैं, आखिरकार उन महिलाओं को घरों में नहीं रखा जाता और वो यूं ही घूमती रहती है, और कई बार हमारे पास में गर्भवती होने का भी हमारे पास में मामला आता है, या बच्चे फेंक दिए जाने का भी मामला आता है। तो इस प्रकार की महिलाएं शारीरिक शोषण का बहुत शिकार होती हैं। तो इस प्रकार की महिलाओं को भी किस प्रकार से हम मानसिक एक स्वास्थ्य केंद्र खोलते हुए, वहाँ रखते हुए, उनको पुनर्वासित करते हुए उनका ट्रीटमेंट करने का जो है एक व्यवस्था जो है नीति में जो है दिए जाने का जो है इसमें व्यवस्था हम लोगों ने करनी चाहिए, ये भी बात इसमें आज की गई है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो जैसे क्राइम रेट के बारे में इसमें आया है, तो क्राइम आखिरकार किस किस प्रकार का है, जिस जिस क्षेत्र में क्राइम अधिक है उस क्षेत्र के हिसाब से महिलाओं की या बालिकाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग उसमें क्या नीति में हम लोग बात कह रहे हैं उसकी भी हम लोग स्पष्ट उल्लेख करें, जिसमें हमारा ये कहना था कि जिस प्रकार से पोर्न साइट है, जिस प्रकार से अश्लील वीडियोज़ हैं, जिस प्रकार से अश्लील सामग्रियाँ हैं, यदि वो बच्चों के हाथ में या बच्चियों के हाथ में मोबाइल है और वो स्वतः परोसी जा रही है, तो उसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, इसमें नीति में स्पष्ट रूप से इस बात को उल्लेखित होना चाहिए, ताकि इस प्रकार के अपराध जो है वो न होने पाए। तो उस दिशा में संबंधित विभाग या संबंधित लोग जो है उसमें काम करें, तो ये भी एक नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होना है। विकलांगता का भी इस महिलाओं का क्षेत्र ऐसा है जिसमें यदि हमारी महिलाएं किसी प्रकार से ब्लाइंड है तो उनकी अलग प्रकार की चुनौती है, यदि महिलाएं 40% अपंग है तो उनकी अलग प्रकार की चुनौती है, यदि महिला व्हील चेयर पे है उसकी अलग प्रकार की चुनौती है, यदि महिला टोटली बेड पर है उसकी अलग प्रकार की चुनौती है। तो इस प्रकार की महिलाओं को भी स्पेशली इंगित करते हुए उसको हम उसमें मेंशन करें। इसके अलावा जो वृद्ध महिलाएं हो जाती हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए आखिरकार हमारी क्या स्थिति परिस्थितियां हैं, वो हमारी नीति क्या कहती है, उसे भी हम लोग स्पष्ट करने का काम करें। और इसके साथ ही संबंधित विभागों में जेंडर बजटिंग को लेकर भी स्पष्टता होनी चाहिए। हम कहते हैं कि हमने जेंडर बजट हमने अलॉट किया है, लेकिन जेंडर बजट अभी तक स्पष्ट नहीं है कि आपने कितना अलॉट किया। हर विभाग का अपना विवेक के हिसाब से जेंडर बजटिंग हो रही है, तो इसका भी एक निर्धारण जो है किया जाना चाहिए कि वो जेंडर बजटिंग जहाँ 30% का आरक्षण उत्तराखंड गवर्नमेंट महिलाओं को दे रही है, तो कम से कम मिनिमम तो रखना चाहिए कि 30% जो है जेंडर बजटिंग में महिलाओं के हित में या महिलाओं के लिए जो है वो खर्च हो, चाहे फिर महिलाएं वो स्ट्रीट लाइट के नाम से खर्च हो या किसी अन्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से खर्च हो, लेकिन वो खर्च केंद्रित होते हुए महिलाओं पे खर्च हो, ये स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है। इसको लेके भी नीति में व्यवस्था देने के लिए बात कही गई है। इसके साथ ही नीति को समय दर समय पर समीक्षा, क्योंकि जब समय परिवर्तन होता है तो अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग परिस्थितियों की चुनौतियां होती हैं। 2024 की ये नीति है और 2025 में इसको फिर से मॉनिटरिंग किया जाएगा, और 2025 की मॉनिटरिंग में यदि हमें ऐसा लगता है इसमें ये परिवर्तन होना है तो वो उसकी गवर्निंग बॉडी एक बनाने के लिए कहा गया है, साथ ही इसको एग्जीक्यूटिंग बॉडी भी एक बनाने के लिए कहा गया है। तो समय दर समय पर हर 6 महीने में इसकी समीक्षा होएगी, और जब परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो परिवर्तन भी हो, इसके भी निर्देश आज दिए हैं। तो हमारी ये पूरी कोशिश है कि हमारी उत्तराखंड की महिला का सर्वांगीण विकास हो, आर्थिक सशक्तिकरण के साथ, सामाजिक सशक्तिकरण के साथ में, सुरक्षा के साथ में, स्वावलंबी होने के साथ में, सम्मान के साथ में हर महिला को जो है वो व्यवस्था मिल पाए, क्योंकि ये देवभूमि है। देवभूमि में देवियों का सम्मान जिस प्रकार से देवों का है उस प्रकार से देवियों का भी सम्मान रहना चाहिए। उस दृष्टि से जो है नीति हमारी बने, ये आज महिला नीति 2024 में समीक्षा करते हुए निर्देश दिए गए हैं। मैम, जो लिव इन रिलेशनशिप वाले मैटर है उसमें नाबालिग लड़कियां भी शामिल होती हैं, तो उसको लेकर के किस तरह के निर्देश भी आप लोग जारी करेंगे या बनाएंगे उनके लिए पॉलिसी? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में नाबालिग लड़कियों का विषय हो या हमारे पास में इस प्रकार का विषय हो कि कोई धर्म परिवर्तन करते हुए जो है रहने का काम कर रहे हों, ये सब विषय इस प्रकार का है जो कि जब कभी भी चाहे वो महिला आयोग के पास में आया हो, चाहे वो हमारे पास में आया हो, तो उसकी समीक्षा की गई, और समीक्षा करने के साथ में इस पे यही प्रस्ताव आगे चल के यूसीसी का हिस्सा बना कि लिव इन रिलेशनशिप को यदि हमें कानूनी रूप देना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हमारी 18 साल से नीचे की बालिकाएं शोषण का शिकार हो रही हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो किसी भ्रम में ना हो, उनके अधिकार सुरक्षित हो, उनका भविष्य खतरे में ना हो। तो उसको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कानूनी रूप देने की कोशिश है।
तो वो यूसीसी में उसकी व्यवस्था मिली हुई है। तो मुझे लगता है कि ये शायद उसी समीक्षाओं का फल है कि यूसीसी का हिस्सा बना, रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता है। तो अब मुझे लगता है कि रजिस्ट्रेशन चूँकि उनके परिजनों तक में भी जाएगा, उसकी सूचना वहाँ तक जाएगी, तो इसलिए 18 से नीचे कोई इस दिशा में बढ़ेगा ऐसा मेरा अब मुझे लगता है कि बहुत न्यूनतम होगा, और निश्चित रूप से और भी इसके आगे के होने वाले अपराध भी रुकेंगे। मैडम, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाना है, किस तरह की तैयारियां भी हैं, आपने निरीक्षण भी कर लिया है? देखिए, राष्ट्रीय खेल 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी उत्तराखंड को मिली है, और मुझे लगता है कि इसकी जो डेट डिक्लेयर हुई है 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक, निश्चित रूप से इसके आयोजन की तैयारी को पूरी गंभीरता के साथ में, पूरी प्रतिबद्धता के साथ में, और क्योंकि ये केवल खेल विभाग का ही कार्य नहीं है, अभी तो पूरे प्रदेश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, तो उस गंभीरता के साथ में हम सब लोग काम कर रहे हैं। हमारी तैयारियां विगत कई वर्षों से चली आ रही है, और हमने जो इसके संसाधन विकसित करने हैं वो संसाधन हमने इसके विकसित भी कर लिए हैं, और लगभग 95% कार्य हमारे संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में जो है वो हमारी तैयारियाँ हो चुकी है, और शेष जो है हमारे पास में इतना पर्याप्त समय है जिसमें कि हम और शेष हमारी तैयारियाँ जो होनी चाहिए समय के साथ में, वो हमारी तैयारियाँ परिपूर्ण हैं। और हमारी ये कोशिश है कि हम बहुत बेहतरीन आयोजन करेंगे, और हमारी ये कोशिश है कि हम बेहतरीन प्रदर्शन भी करेंगे। मैडम, एक थूक जिहाद को लेकर के भी सवाल है, क्योंकि लगातार ये मामले भी बड़े उत्तराखंड में भी देखे गए हैं, इस तरह से आप इसको किस गंभीरता के साथ देख रहे हैं? देखिए, थूक जिहाद करना मैं समझती हूँ कि एक अमानवीय घटना है, और ये देवभूमि में तो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है, मैं उनको धन्यवाद भी दूंगी, बधाई भी दूंगी, और निश्चित रूप से उनके संज्ञान के उपरांत में मुझे लगता है कि इस प्रकार के थूक जिहाद या इस प्रकार के अमानवीय घटनाएं जो है उस पर रोक लगेगी। और निश्चित रूप से हम लोग जब एक दूसरे पर विश्वास करते हुए सब कार्यों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ये विश्वास को ठेस पहुँचाने वाला कर्म है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान के उपरांत में मुझे लगता है इस पर कड़ी कार्रवाई होगी, और एक बड़ा संदेश ऐसे थूक जिहादियों के लिए जाएगा। मैडम, अंतिम सवाल उपचुनाव को लेकर के है। उपचुनाव की घोषणा भी हो गई है केदारनाथ सीट पर, किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, केदारनाथ के उपचुनाव की घोषणा हो गई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही इसकी तैयारी कर रही थी, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हरियाणा के परिणाम आए हैं, और जिस प्रकार से हरियाणा में हैट्रिक लगी है, ठीक इसी प्रकार से जो एक वातावरण डेवलप हुआ है, और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे रहे हैं, मंत्रीगणों के दौरे रहे हैं, जो एक सकारात्मकता केदारनाथ उपचुनाव में आई है, तो मुझे लगता है कि हम प्रचंड बहुमत के साथ में, कह सकते हैं प्रचंड वोटों के साथ में, हम लोग वहाँ पर कमल के फूल के रूप में जीत दर्ज करेंगे। धन्यवाद मैम, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। रेखा आर्या जी हमारे साथ बातचीत के लिए थी, तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रही थी। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार रहने के बावजूद पिछली बार बद्रीनाथ और मंगलोर सीट बीजेपी हार गई थी, और अब केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। इस बार भी दोनों पार्टियां जीत के दावे कर रही है। हम केदारनाथ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा पर जीत दर्ज करने के लिए तैयारी सिर्फ विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही महीनों से नहीं कर रही थी, बल्कि बीजेपी भी इसे लेकर बहुत पहले से ही गंभीरता से काम कर रही है। 20 नवंबर को उपचुनाव है और 23 नवंबर को नतीजे आने हैं। जाहिर है अब वोटिंग में बहुत कम ही वक्त बचा हुआ है, लिहाजा जीत के दावों का दौर और तेज हो चला है। देखिए, केदारनाथ चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, और हमारी पूरी तैयारी है। हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। पिछले काफी समय से हम केदारनाथ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने तो जब केदारनाथ में आपदा आई थी, वहाँ पे उनका एक भी नेता वहाँ पे नहीं गया। इसी वर्ष मानसून के दौरान केदार घाटी में आई आपदा में सरकार क्या काम किया, क्या नहीं किया, इसका निर्णय केदारनाथ की जनता 20 नवंबर को वोटिंग के जरिए कर देगी। मौजूदा वक्त में कांग्रेस का मानना है कि केदारनाथ आपदा के दौरान सरकार सारे मोर्चों पर फेल रही है। चुनाव की जैसे की घोषणा होने वाली थी, उन्होंने 5-5 मंत्रियों की ड्यूटी केदारनाथ के अंदर लगा दी, और दुनिया भर की लोक लुभावनी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई। ये घोषणा उन्होंने तब नहीं करी जब केदारनाथ के अंदर आपदा आई। ये प्रदेश की पूरी जनता देख रही है और समझ रही है कि चुनाव में लाभ लेने के लिए आप इस प्रकार की घोषणा कर रहे हैं। कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तैयार है। कांग्रेस ने अपने वहां पे पर्यवेक्षक भी भेजे हैं,
पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट आएगी। जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा निश्चित तौर से पार्टी उसको चुनाव लड़ाएगी और कांग्रेस वहां पे अपना विजय पताका फहराएगी और भारतीय जनता पार्टी का वहां से सुपड़ा साफ होगा। दरअसल उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद देहरादून मीडिया सेंटर में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 20 नवंबर को केदारनाथ में मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को मतगणना होगी। मतदान के लिए कुल 173 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। केदारनाथ विधानसभा में कुल 90,540 मतदाता हैं, जिसमें 44,765 पुरुष जबकि 45,775 महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 90,540 कुल मतदाता हैं इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। इसमें से 44,765 पुरुष मतदाता हैं, 45,775 महिला मतदाता हैं। 44,765 पुरुष मतदाता, 45,775 महिला मतदाता होंगे। बूथ संख्या जो है वो 173 पोलिंग स्टेशन पूरी विधानसभा में तैयार किया जाएगा और 166 पोलिंग स्टेशन की जो पोलिंग पार्टियां होंगी एक दिन पहले रवाना होंगी और बचे हुए 7 पोलिंग पार्टी के पोलिंग स्टेशन की पोलिंग पार्टियां 2 दिन पहले रवाना की जाएंगी। दिव्यांग मतदाताओं की जो संख्या है वो 1092 है, 1092, और जो 85 ईयर से अधिक मतदाताओं की संख्या है वो 641 है। सर्विस वोटर की जो संख्या होगी वो 2949 है, 2949। कांग्रेस सरकार पर नाकामी का आरोप लगा मैदान में उतरी है, तो इधर बीजेपी ने बहुत पहले ही जीत सुनिश्चित करने के लिए 5 कैबिनेट मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। चुनाव की घोषणा से पहले ही रुद्रप्रयाग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी थी। सीएम धामी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि विकास कार्यों के दम पर बीजेपी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव जीतेगी। वो चुनाव बहुत ही ऐसी परिस्थिति में हो रहा है जब वहाँ से हमारी जो विधायक थी आदरणीय शैला रानी, उनका दुखद रूप से हमारे बीच से चली गई और इस परिस्थिति में हो रहा है। और केदार धाम माननीय प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उसका नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, एक भव्य केदार और दिव्य केदार बना है, निश्चित रूप से वो हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत हृदय के निकट है। उस स्थान का एक आस्था और श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र है। तो वहाँ के लोग विकास जो वहाँ पर हुआ है उस विकास को आगे बढ़ाएंगे। पिछले दिनों जो आपदा आई थी वहाँ उस आपदा में जिस प्रकार से तेजी से काम हुआ है सब लोगों ने देखा है। और मैंने भी कहा है, वहाँ जाकर भी कहा था, पहले भी कहा था कि जितने समय तक केदारनाथ क्षेत्र को नया विधायक नहीं मिल जाता मैं भी उनके विधायक के रूप में काम करूँगा। निश्चित रूप से हमने तय किया है कि इस बार की दूसरी चरण की यात्रा उनकी आसानी से हो और वो यात्रा जो कमी रह गई वो यात्रा भी पूरी है, उसके लिए अब समूचा प्रयास है। केदारनाथ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए दोनों ही पार्टियों में कई दावेदार हैं। उम्मीदवार चयन के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टियों के पर्यवेक्षक जिताऊ उम्मीदवार खोज रहे हैं। किसे टिकट मिलेगा और किसकी जीत होगी ये 23 नवंबर को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।